अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। शेड नेट बनाने की तकनीक और उसकी उपयोगिता, देर की दशा में मसूर की उन्नत बुआई पर तकनीकी जानकारी, गोभी वर्गीय फसलों में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, आजकल किसानों के बीच शेड नेट में खेती का चलन बढ़ रहा है और प्रदेश के बहुत सारे किसान भाई इसमें विभिन्न फसलों की अच्छी खेती करके अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो यदि आप भी शेड नेट बनवाने की सोच रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें और शासन द्वारा इस पर देय अनुदान कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर जानकारी लेने के लिए आइए मिलते हैं वाराणसी की उद्यान प्रभारी ममता यादव से। शेड नेट मतलब छाया नेट माने नेट का बना हुआ स्ट्रक्चर। ये 35 से 50% यूवी लाइट स्टेबलाइज नेट लान होता है, जो कि 40 mm पाइप पर उसको सेट किया जाता है और उसको जीआई तार से उसको तनाव देते हैं। वो एक बना हुआ स्ट्रक्चर है। किसान भाइयों, संरक्षित खेती के अंतर्गत अगर हम बात करें सीड नेट की, तो इसके अंदर आप कौन कौन सी फसलों का चयन कर सकते हैं जिसे आप लगाकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। इसके अंदर जो है पौधशाला के अंदर पौधों के हार्डनिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, सब्जियों की खेती के लिए टिश्यू कल्चर के जो पौधे हैं उनको हार्डनिंग उसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल राउंड ईयर सब्जियां हम कर सकते हैं। बारिश को छोड़ के बाकी मौसम की सारी चीज़ें जो है उसको हम इसके अंदर कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने सीड नेट के अंदर फसलों के चयन के बारे में जाना और अब आइए जानते हैं इसके अंदर खेती करने के फायदे कौन कौन से हैं। जैसे बहुत सारे पौधे जो होते हैं गर्मियों में खराब हो जाते हैं, जिसको इंडोर प्लांट्स कहते हैं, उसके अंदर उसका कलेक्शन हम अंदर रख सकते हैं उसको। और जैसे पौधशाला में आम की बदलाई है, अमरूद को जाड़े में उसको टेम्परेचर चाहिए तो उसके अंदर हम कर सकते हैं। और वैसे ही मतलब पौधशाला के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग का है। इससे पौधे की हार्डनिंग और गर्मी से इसको मिल सकती है। और फागर है, अगर जैसे शिमला मिर्च की खेती हुई, कद्दू वर्गी में जितनी खेतियाँ हैं, खीरा, करेला, लौकी, उसकी भी हम आप कर सकते हैं। तो इससे किसानों को बहुत फायदा है। इस लाभ को देखते हुए हमारे जो किसान भाई अपने प्रक्षेत्र पर सीड नेट लगवाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले इस पर आने वाले खर्चे के बारे में जान लेना होगा। साथ ही इसको लगवाने पर सरकार द्वारा कितना अनुदान देय है और अनुदान मिलने की सही प्रक्रिया क्या है। आइए इन सभी पहलुओं को समझ लेते हैं। 1000 वर्ग मीटर पे 710 रुपया पर स्क्वायर मीटर इसका खर्च आता है और इसमें सब्सिडी 50% है। तो लगभग इस पे 3 लाख रुपए सब्सिडी आती है। 1000 वर्ग मीटर अगर शेड नेट किसान बनाता है तो ये विभाग की तरफ से ये सब्सिडी दी जा रही है। किसान को इसके लिए जो है आवेदन करना होगा, उसका प्रस्ताव बना के निदेशालय भेजना होगा। वहाँ से स्वीकृत होने के बाद किसान उसका निर्माण कार्य शुरू करेगा और उसके बाद निर्माण कार्य हो जाने के बाद सत्यापन करा के उसके खाते में भुगतान भेज दिया जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इससे किसान
इसको अपनाकर अपना 40 से 60% उत्पादन बढ़ा सकता है, क्योंकि असमय बारिश, धूप, वर्षा इन सब चीज़ों से उनकी फसल काफ़ी ख़राब हो जाती है। इससे उनको बड़ा नुकसान होता है। अगर सीडनेट का उपयोग कर लेते हैं तो उनसे उनकी आमदनी जो रोटेशन बना रहेगा उसमें कमी नहीं होगी, बल्कि वृद्धि होती जाएगी हर साल। तो सजेशन है किसानों को कि सीडनेट का वो निर्माण करें और सरकार की योजना का लाभ उठाएं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में प्रायः कम सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों के किसान मसूर की खेती करते हैं, क्योंकि मसूर की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो किसान अभी तक इसकी बुआई नहीं कर पाए, वो इस समय मसूर की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, ताकि उनकी फसल की बढ़वार ठीक तरह से हो सके। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के डॉक्टर एस.एस. सिंह से। जैसा कि आपको पता है कि मसूर जो है वो प्रदेश की एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो दलहन फसल है, रबी दलहन है। और जिस तरीके से चने की खेती कम हुई है और उसकी जगह पर जो है मसूर ने उस जगह को लिया है, और ये प्रदेश में विभिन्न परिस्थितियों में उगाई जाती है, और जिसमें कि ये मक्का कटने के बाद में, धान कटने के बाद में और कई फसलों के कटने के बाद में इसकी खेती की जाती है। तो अभी मसूर की जो है वो बुआई का पर्याप्त बढ़िया समय चल रहा है, और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मसूर की जहां पर आपकी खेती होती है उसको बढ़िया से बुआई करने की कोशिश करें। और खेत की तैयारी जो आपकी है वो ख्याल रखें कि इसमें 1 से 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा जुताई करनी चाहिए। पाटा दे करके खेत में जो है वो बुआई कर देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भुरभुरा जो है पन खेत में, मिट्टी में, ढेलों में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो बीज का जो वायु का संचार है वो कम हो जाता है, और इसके इसके जड़ों में जो गांठें बनती हैं, जो जीवाणु जो पनपते हैं वो कम हो जाते हैं और उत्पादन कम हो जाता है। इसलिए वायु संचार जो है इसमें पर्याप्त होना जरूरी होता है। मैं सबसे पहले ये आपसे कहूँगा कि जो मसूर है उसमें कुछ जो प्रजातियाँ जो उत्तर प्रदेश के अनुशंसित हैं उसको जो है वो करने की करें। जैसे कि हमारे संस्थान का है IPL 406 है, IPL 539 है, या HUL 57 है, PL 406 है, मल्लिका है, नूरी है, शेरी है। कई वैरायटियां हैं जिनको कि नरेंद्र मसूर 1 है, NDL 1, NDL 2, इस तरीके से मसूर के जो वैरायटी आपके पास उपलब्ध हैं उनको जो है लेकर के और बीज का शोधन करें। तो सबसे पहले जो है फंजीसाइड से करते हैं, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से करते हैं, उसके बाद में राइजोबियम से करते हैं। इसलिए बीज शोधन में कहा जाता है FIR। तो फंजीसाइड में जो आपका कार्बेंडाजिम है इसका 2.5 से 3 ग्राम जो है वो प्रति किलोग्राम की दर से जो है वो उपचार करना चाहिए। और उसके बाद में 1 दिन बाद जो है आप इंसेक्टिसाइड का ऐसे उपचार करें, इमिडाक्लोपिड है या और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं, उससे आप उपचार करेंगे। और लास्ट में जो है वो राइजोबियम कल्चर से उपचार करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर से बीज को उपचारित करने के लिए आधा लीटर पानी में 50 से 100 ग्राम गुड़ मिलाएं। उसके बाद हल्का गर्म कर लें। ठंडा होने के बाद उसमें 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर मिलाएं और पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करें और छाया में सुखाने के बाद शाम के समय बुआई करें। किसान भाइयों, ये तो रही बीज के शोधन और उपचार की बात। इसके अतिरिक्त यदि आप भूमि को भी शोधित कर लें तो निश्चित रूप से फसल से मिलने वाली उपज में इजाफा होगा। तो भूमि का उपचार आप कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके अलावा
बुआई करते समय 4 से 6 किलोग्राम है ट्राइकोडर्मा का जो है, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ट्राइकोडर्मा बिर्डी, ये दोनों पाया जाता है। तो जो कल्चर उपलब्ध हो उससे जो है वो खेत में डाल देने से तमाम सारे ऐसे जो रोग हैं जो कि फफूंद से आते हैं और देर में इसमें मसूर में आते हैं, उनको वो रोकते हैं। जहाँ तक खाद और उर्वरक की बात है तो उपलब्ध होने पर गोबर की खाद का प्रयोग तो करें ही। रासायनिक उर्वरकों में DAP 40 किलोग्राम और सल्फर की 8 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। यदि आपका खेत अधिक उपजाऊ है तो उस दशा में DAP की 30 किलोग्राम मात्रा का ही प्रयोग करें। इसके अलावा जो बीज दर है वो करीब 30 से 35 किलोग्राम की दर से बुआई करने की जरूरत होती है। बहुत सारे किसान ज़्यादा बीज दर डाल देते हैं, छिटवा बुआई करते हैं तो उसमें बीज दर अधिक डालते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि आप लाइनों में बुआई करें, सीड ड्रिल से बुआई करें, या जो है जहां पर धान के खेत आपके कटे हैं और खेत में पर्याप्त नमी है तो जीरो टिलेज से भी जो है मसूर की सीधी बुआई की सकती है, बशर्ते खेत में खरपतवार ना हो और खेत में चलते समय पैर दबने का निशान बन रहा हो नमी के कारण। ऐसी परिस्थितियों में मसूर की जीरो टिलेज से आप सीधी बुआई कर सकते हैं। एक और हम एक अनुशंसा करते हैं कि बुआई के जो है वो 48 घंटे के अंदर पेंडीमिथिलीन का अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो जो खरपतवार आते हैं उससे काफ़ी राहत हो जाती है। पेंडीमिथिलीन 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से जो है वो लगती है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। पत्ता गोभी एवं फूल गोभी की खेती अपने प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है, लेकिन इन फसलों में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप होता रहता है। यदि समय रहते इन रोगों का नियंत्रण नहीं किया गया तो गोभी की फसल से बहुत कम उपज मिल पाएगी। इसलिए जरूरी है कि गोभी में लगने वाले रोगों की समय पर रोकथाम की जाए, जिस पर अपने उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK जैन। जिस तरह किसान भाइयों पत्ता गोभी फूल गोभी खाने के हिसाब से बहुत स्वादिष्ट लगती है, उसी तरह बीमारियों में भी इसका बहुत ज्यादा आक्रमण होता है। फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती प्रदेश के किसानों ने की होगी और इस वक्त मौसम बदल रहा है, ऐसे में विभिन्न तरह के रोगों का प्रकोप होता है। तो किसान इसमें लगने वाले रोगों की पहचान कैसे करें और बचाव के कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। प्रमुख बीमारी इसमें डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन बीमारी के नाम से जाना जाता है, वो बीमारी आती है। इस बीमारी में आप देखेंगे कि किसान भाइयों जब आप खेत में लगा रहे हैं या नर्सरी में जब पौधा होता है तो जो तना जो उसका पौधे का जो तना होता है वो जिस जड़ के समीप भूमि के जो समीप होता है वहाँ से वो काला पड़ जाता है और पौधा आपके गिर जाता है। इस तरह नर्सरी में भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों इस रोग से निजात पाने के लिए आप जब बुआई कर रहे हैं तो बुआई से पूर्व बीजों को आप 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा जो एक मित्र फफूंद है उससे बीजोपचार करके बोना चाहिए। या फिर किसान भाइयों हमें थायराम या कैप्टान जो है उससे हमें 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हमें इसकी बुआई करनी चाहिए। या फिर किसान भाइयों जैसे ही अगर आपने पत्ता गोभी फूल गोभी की पौध लगा दी है तो जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई देवे उसी वक्त हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC या ब्लाइटॉक्स से हमें 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। फूल गोभी व पत्ता गोभी की फसल को मृदु रोमिल आसिता रोग काफी प्रभावित करता है। इस रोग के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। और दूसरा इसमें मुख्य रूप से जो पत्ता गोभी फूल गोभी में जो मुख्य रूप से जो रोग लगता है उसको हम डाउनी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं या मृदु रोमिल आसिता के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें डाउनी मिल्ड्यू मतलब पत्ते की निचली सतह पर नीली बैंगनी भूरे रंग की डाउनी ग्रोथ हो जाती है। यह एक फफूंद जनित रोग है इसमें। और जब देखेंगे कि पत्तियों की ऊपरी सतह तो पीली पड़ जाएगी, लेकिन जो नीचे की सतह या डाउनी सतह है वहाँ पे बैंगनी भूरे कलर की फफूंद जनित
वृद्धि हो जाएगी। और बाद में ये क्या है, पहले तो ये छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े हो जाते हैं। बहुत सी बार इस रोग में आप देखेंगे कि इस डाउनी मिल्ड्यू रोग में आप देखेंगे कि तने के ऊपर भी ये रोग दिखाई देता है। इसमें आप देखेंगे कि जो ग्रसित भाग है वहाँ पे उसमें सूजन आ जाती है। ये इस रोग की मुख्य पहचान है। तो इस रोग से निजात पाने के लिए किसान भाइयों में फफूंदनाशक है जिसको M45 कहते हैं, इसको हमें 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। इस छिड़काव को हमें 15 से 20 दिन के बाद वापस पुनः इसको दोहराना है। एक चीज़ ध्यान रखें कि जब सघनता होगी, मतलब जो स्पेसिंग इसकी दे रखी है, जो दूरी दे रखी है रो से कतार से कतार या पौधे से पौधे की दूरी है, उसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर ज़्यादा सघन आप पौधे लगाएंगे तो इस रोग का ज़्यादा आक्रमण होगा। इसमें किसान भाइयों 60 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर इसमें दूरी रखें। किसान भाइयों, फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल को झुलसा रोग के द्वारा काफी क्षति पहुंचती है और किसान इस रोग को कैसे पहचाने व वक्त रहते इसका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। किसान भाइयों, पत्ता गोभी फूल गोभी में एक मुख्य रोग और दिखाई देता है जिसको हम झुलसा के नाम से या ब्लाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें आप देखेंगे कि किसान भाइयों पत्तियों पर पहले छोटे छोटे धब्बे बनेंगे। जो धब्बे बनेंगे वो छोटे, वो भूरे रंग के होंगे और बाद वाली अवस्था पे आप देखेंगे कि ये धब्बे जो है थोड़े बड़े हो जाएंगे और काले रंग के हो जाएंगे। तो जैसे ही इस रोग दिखाई दे, हमें M45 जो एक फफूंद नाशक दवाई है, इसको हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। इस छिड़काव को हमें किसान भाइयों 15 दिन के बाद पुनः दोहराना है और कम से कम 2 से 3 छिड़काव हमें अवश्य करने हैं। गोभी का एक महत्वपूर्ण रोग है काली सड़न। तो किसान इस रोग को कैसे पहचाने और वक्त रहते इसके नियंत्रण के लिए कौन से उपायों को अपनाएं, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। तीसरा किसान भाइयों इसमें मुख्य रोग है, उसको हम काली सड़न या जिसको हम ब्लैक रोट के नाम से भी जाना जाता है। किसान भाइयों, यह जो है एक जीवाणु रोग है। इस रोग में किसान भाई आप देखेंगे कि जो पत्तियां हैं, पत्ता गोभी फूल गोभी की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएगी। और इस रोग की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जो पत्तियां जो होती है उसमें जो मध्य भाग होता है वहाँ पर V आकार की, अंग्रेजी के V आकार की धारियाँ बन जाती है। और बहुत सी बार देखेंगे कि अगर ये रोग उग्र रूप ले लेता है तो जो मध्य शिराएँ हैं, पत्तियों की मध्य शिराएँ हैं, वो आपके काली पड़ जाएगी और बाद में आप देखेंगे कि आपका जो फूल है वो बिल्कुल आपका काला पड़ जाएगा और सड़ जाएगा। तो इसके लिए हमें जो आप सीडलिंग लगा रहे हो, खेत में जो सीडलिंग आप लगा रहे हो उसको हमें उपचारित करके बोना है। 22 टिन को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के हमें सीडलिंग को हमें उसके अंदर करीब 2 घंटे उसके अंदर डुबो के फिर हमें उसमें खेत में लगाना चाहिए। और खड़ी फसल में अगर ये रोग दिखाई दे किसान भाइयों तो हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को हमें 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है कमलपुर गोंडा से सुदर्शन लाल ने। यह दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण एवं बचाव उपचार पर जानकारी चाहते हैं। तो सुदर्शन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। थनैला रोग, जैसा कि आप और हम सब लोग जानते हैं कि थनैला रोग एक बैक्टीरिया जनित या वायरस जनित या माइकोप्लाज्मा जनित या फंगल जनित रोग है। इस रोग का हम लोग सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं कि ये रोग जो होता है वो पशु के केवल और केवल थन के माध्यम से ये रोग एंटर करता है पशु के शरीर के अंदर में। हमें ये देखना होगा कि इसका पहचान कैसे करें कि ये रोग होता कैसे है। किसान भाइयों, थनैला रोग दुग्ध व्यवसाय के लिए सबसे बड़ा संकट है। भारतवर्ष में गायें, भैंसें एवं अन्य पशु इस रोग से पीड़ित हैं। इसके कारण दुग्ध उत्पादकों को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी से होता है। थनैला रोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। थनैला रोग की गंभीरता को देखते हुए पशुपालकों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग को पहचानें। थन या आयन में संबंधित किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी को हम मैस्टाइटिस कहते हैं। मैस्टाइटिस में ज़्यादातर किसान ये समझते हैं कि दूध में छिछड़े आना, दूध ना आना, दूध प्रॉपरली ना निकलना, ये मैस्टाइटिस है। ये मैस्टाइटिस है, लेकिन ये मैस्टाइटिस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ना कि ये कंप्लीट मैस्टाइटिस है। थनैला रोग में हम लोग इस तरह से और भी पहचान करते हैं कि शुरुआत में जब थनैला जब होता है
तो जो थन होता है, थन का वो छिद्र जहाँ से दूध निकलता है, अगर किसान भाइयों अगर हम लोग रेगुलरली उस हिस्से को चेक करते रहें, देखते रहें, तो हम थनैला को बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। जब भी थनैला की शुरुआत होगी, जो छिद्र है जहाँ से दूध निकलता है, उस छिद्र के आसपास में लाल लाल सी डॉट्स, बिंदियाँ अपने आप उजागर हो जाती हैं। जो बहुत जागरूक किसान होते हैं वो हल्का सा थन दबाने पर ही उनको ये मालूम चल जाता है कि जहाँ से दूध निकल रहा है वहाँ पर हल्की फुल्की सूजन सी आ रही है। ये वो हिस्सा है पशुपालक भाइयों जहाँ पर कि थनैला की शुरुआत होती है और वहाँ पर हम थनैला को आसानी से पकड़ सकते हैं कि अब मेरे पशु को थनैला की शुरुआत हो रही है। जो किसान उस समय नहीं पकड़ पाते हैं, तो जब वो देखते हैं कि दूध में छिछड़े निकलने, दूध में फुर्कियाँ निकलनी शुरू हो गई, तब वो पहचान पाते हैं। और जो किसान भाई बिल्कुल ध्यान नहीं देते के ऊपर में, तो ऐसे थनों में दूध निकलना एक समय के बाद में निकलना बंद हो जाता है। वो थन जो है पथरा जाता है, आयन भी धीरे धीरे से पथराने लगता है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि ये कहावत है कि उपचार से रोकथाम भला, तो आपको इस थनैला रोग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो किस प्रकार से करें अपने पशुओं का थनैला रोग से बचाव, आइए जानते हैं। उपाय अपने को केवल एक करना है, जब भी हम जानवर को दूहें, आधा से पौन घंटा पहले हल्के गुनगुने पानी में मिलाना कुछ नहीं है, हल्के गुनगुने पानी से थन और आयन दोनों को साफ कर दें। यही काम हमें दूहने के बाद में भी करना है। दूसरा एक विशेष उपाय है, दूहने के बाद में आप जानवर को ज़मीन पर बैठने बिल्कुल मत दीजिए 1 घंटे तक, क्योंकि धोने के बाद में लगभग 1 घंटे तक थन का पोर जो होता है वो खुला रहता है। वही थन जब नीचे ज़मीन पे लगता है, वहीं से तमाम तरीके की बैक्टीरिया, वायरस उसी थन में एंटर करते हैं। तो ये 2 विशेष सावधानियां हैं। अगर इन 2 को आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको किसी डॉक्टर या किसी एंटीबायोटिक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि गाय भैंसों में थनैला रोग हो जाता है तो आप किस प्रकार से करें इनका उपचार, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। इसका इलाज हम लोग सर्वप्रथम इस तरीके से करते हैं कि जब दूध से छिचड़े निकलने शुरू हो गए या दूध से फुदकियाँ आनी शुरू हो गई या थन के आसपास में हमें हल्की बिंदी सी दिखाई देने लगी, तो किसी पशु चिकित्सक से सलाह लें, पशु चिकित्सक को अपने पशु को दिखाएं और इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है। कई बार क्या होता है कि अगर शुरुआती फेज़ है, शुरुआती समय है, अगर थनैला की शुरुआत हो रही है, तो हम लोग एक सिरिंज आती है जिसे हम लोग इंट्रा मेमोरी सिरिंज बोलते हैं। जस्ट इंजेक्शन के जैसा ही होता है वो, और वो 10 ग्राम का होता है और वो पूरा सिरिंज हम लोग एक बार उस थन के अंदर में डाल देते हैं, उसकी दवा डाल देते हैं, तो उससे 24 से 48 घंटे तक दूध नहीं निकाला जाता। अपने आप उसमें एंटीबायोटिक होता है जिसकी वजह से वो पूरा थन सही हो जाता है और उससे थनैला गायब हो जाता है। और दूसरा, अगर आप एनाल्जेसिक की बात करते हैं तो एनाल्जेसिक में नीमोवेट बहुत सेफ ड्रग है। नीमोवेट में नीमोसोलाइड रहता है। नीमोसोलाइड जो रहता है कि अगर गाभिन भी पशु है तो उसको दिया जा सकता है, बच्चे पे कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार किसान भाइयों, अगर ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको मैस्टाइटिस आपके जानवर में नहीं आएगा, और मैस्टाइटिस नहीं आएगा तो आपको साल भर पूरी ब्यात में अच्छा दूध मिलता रहेगा और आप अपने इस व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर यानी कि 1800
41921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उचित बढ़वार हेतु गेहूं की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण। ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।